जमात इस्लामी हिंद का सिंपोजियम ऑन प्रपोज्ड वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 प्रेजेंटली जो जेपीसी को रिफर्ड है अंडर कंसिडरेशन। जनाब मलिक मोहतसम खान साहब, सादिक मोहुद्दीन साहब मुफ्ती, शफीकुज़्ज़मान साहब, मुबश्शिर अहमद साहब, हाज़रीन मजलिस, इनिशियली टू अंडरस्टैंड वक्फ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये वक्फ हमारे लिए क्या चीज़ है, सिर्फ स्पिरिचुअल या मज़हबी है या इट हैज़ अ सिग्निफिकेंस विद इकोनॉमिक्स ऑफ द कंट्री ऑल्सो। तो इसको हमको 4-5 एंगल में देखना है। कंसेप्ट ऑफ वक्फ, अ वक्फ एज इट इज़, कंसेप्ट ऑफ वक्फ, लीगैलिटी, प्रोप्राइटरी, स्टैट्यूट, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। वक्फ जो हमारे पास इसका डेडिकेशन है, इट्स अ डेडिकेशन ऑफ माई प्रॉपर्टी। हमारी जो जायदाद है हम उसको वक्फ करते हैं, हमारी अर्नड और कमाई भी ज़्यादा, और इसका टाइटल हम डेडिकेट करते हैं ऑलमाइटी अल्लाह को। उसको उसकी वजह इनएलिएनेबिलिटी, हम वो जायदाद कोई भी किसी भी तरीके से बेच नहीं सकते। इसका एक प्रोटेक्शन है, इट्स अ मैटर ऑफ ट्रस्ट। उसके बाद उसकी 4 एडवांटेज हमको लीगली ये है कि वो जायदाद अगर कहीं चले भी गई किसी वजह से रॉन्ग हैंड्स में तो वो रिकवरेबल है। उसकी टाइटल और प्रॉपर्टी डाइवर्स्टेड नहीं है, किसी और को नहीं चली जाती, वो प्रॉपर्टी जहाँ है वहीं रहती है। आफ्टर इट बिकम्स वक्फ किसी और को नहीं जाती, लेकिन उसका बेनिफिशियरी जो मैं हूँ या मेरे कोई अजदाद हैं या कोई भी है वो नहीं है। उसके बेनिफिशियरी जो है वो पुअर, डाउन ट्रोडन, उसके मंशे के हिसाब से और रिलीजियस पर्पसेस से उसको ऐड किया गया। लेकिन बेसिकली इसका जो इनैक्टमेंट है वो बेनिफिशियल लेजिस्लेशन है, सोशल रिफॉर्म्स। सेकंड, जो हिस्टोरियंस हैं, इस्लामिक हिस्टोरियंस और अदर ऑथर्स, उनके मुताबिक वक्फ की शुरुआत हुई थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीरियड में, और उसका इंटेंशन ये था कि अगर किसी के पास वेल्थ है और इनइक्वल वेल्थ है, एक्स्ट्रा वेल्थ है, तो उसको ऑप्रेस्ड, इकोनॉमिकली वीक, डाउन ट्रोडन, मैनकाइंड और सोशल बेनिफिट्स, सोशल वेलफेयर के लिए उसको शेयर करना चाहिए। इस कंसेप्ट के साथ जब वक्फ शुरू हुआ तो वक्फ एक ही लॉ ऐसा नहीं है जिसकी वजह से कोई प्रॉपर्टी प्रोटेक्टेड है। हमारे पास सारी दुनिया में जो एक्ट्स है वो है ट्रस्ट एक्ट, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस है, हमारे पास एनजीओज है, क्रिश्चियन मिशनरीज़ हैं, और उसके साथ साथ हिंदू संस्थान है, मंदिर्स हैं, उनके और अपने अपने तरीक़ों के ऑर्गेनाइजेशंस हैं। फ़र्क ये है, ये वक्फ में कोई यूनिकनेस नहीं है। यूनिकनेस जो है उसके टाइटल की है, उसके बेनिफिशियरी की है। सारे दूसरे जायदाद जो है, जो दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके टाइटल डाइवर्स्ट हो जाते हैं, लेकिन वक्फ को उसको अनइम्पीचेबली प्रोटेक्ट करने का इंटेंशन सिर्फ वक्फ एक्ट में है। और ये वक्फ एक्ट एक्चुअली अगर हम देखें तो ये कोई रिलीजियस सेंट्रिक भी नहीं है। इसका जो बेनिफिशियरी है वो है गरीब, डाउन ट्रोडन लोग, और उसके मंशे के तहत सोशल बेनिफिट्स। कंसेप्ट ऑफ वक्फ जो हमको देखना है वो ये है कि एक तो वक्फ़िल अलल औलाद है, दूसरा है सोशल वेलफेयर, तीसरा है सोशल बेनिफिट, अपलिफ्टमेंट फॉर पुअर, डाउन ट्रोडन, नॉन कैपिटलिज्म, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ टू ह्यूमन काइंड, और वो जो पूरी डिस्ट्रीब्यूशन है वो
किसी की एक की जायदाद में से है। एक भी प्रॉपर्टी वक्फ के अंदर आप उठा के देख लीजिए, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी वक्फ के अंदर नहीं आती है, ना आई है अब तक। एज फार एज आई नो द हिस्ट्री ऑफ 100 और 500 ईयर्स, किसी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं आई। हमको पस मंज़र देखना है एंड वी नीड टू सी कि ये वक्फ कैसा आया और हमारे पास किस किस्म से आना है। तो हम थोड़ा सा, मैं बहुत चाह रहा था इस बात को, देखिए सिंपोजियम इज़ अ डिबेट ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। ये पहली बार वक्फ के काफ़ी मीटिंग्स हुए, काफ़ी डिबेट्स हो रहे हैं, काफ़ी मीटिंग्स हो रहे हैं, लेकिन सिंपोजियम का जो शक्ल है वो आपकी तरफ से आई। आई वॉन्ट टू कंग्रेचुलेट ऑल हु आर कंसर्न टू दिस, कि हमको सिंपोजियम में देखना ये है कि ये लॉ है क्या, ये लॉ का मकसद क्या है, और ये लॉ किस पस मंज़र में आया था, और उसके बाद आज क्या हो जा रहा। उसके लिए मैं थोड़ा सा 2-3 चीज़ें इन रेट्रोस्पेक्टिव आप लोग से शेयर करूँगा। इंडिया का जो कंसेप्ट है एज इंडिया, वो हमको ब्रिटिश पार्लियामेंट से आया। 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1945 इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। ये 2 एक्ट आने के बाद 1946 में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर्म हुई। ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो फॉर्म हुई थी, उसका जो प्रोविंशियल असेंबलीज थे, पार्टीशन आपको, आप लोग को सब मालूम है, हमको जो इंडिपेंडेंस हुई वो ब्रिटिश इंडिया की इंडिपेंडेंस हुई। 554 जो रजवाड़े और प्राइवेट गवर्नमेंट्स थे, किंगडम्स थे, वो उसके बाद भी थे, और उनको पूरी अथॉरिटी एंड ऑटोनॉमी थी कि वो कहीं भी जाए, कुछ भी जाए, और यह इंडिपेंडेंट रह जाए। इस पस मंज़र में 1936 एंड 46 के बीच में एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर्म की गई अंडर ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड अंडर ब्रिटिश एक्ट। उसके अंदर फॉर्म होने के बाद, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाने के बाद, उसमें यह फॉर्म किया गया कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन कैसा बनना चाहिए, और अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन बन के कौन उसके अंदर जाना चाहिए। 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो गया था, अडॉप्ट हो गया था। एक्चुअली वो कॉन्स्टिट्यूशन जो फ्रेम हुआ वो 26 नवंबर 1949, लेकिन फॉर एक सिग्निफिकेंट हिस्ट्री वो 26 जनवरी को कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ। जब अडॉप्ट हो गया तो हमको इस बात पे देखना था कि 1949, 1950 कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके बाद 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के बीच में जनरल असेंबली अंडर ब्रिटिश पार्लियामेंट, हमारा पार्लियामेंट चलाई ये बोल के कि यू कंटिन्यू विद द पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट चलाने के बाद 1952 में पहली बार हमारा इलेक्शन हुआ। मैं सिर्फ एक बार गोश गुजार करना चाह रहा हूँ कि 45, 46, 48, 47 उसके बाद पार्लियामेंट नहीं थी। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली प्रोविंशियल प्रोविंसेस से इलेक्ट होने के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बाद, जब पहली बार 9 दिसंबर 1946 को जब असेंबली अडॉप्ट की और पार्लियामेंट पहली बार इसकी मीटिंग अडॉप्ट की, तो इन लोग जो हमारी पार्लियामेंट थी वो पुराने जो एक्ट्स थे उसको अडॉप्ट किए। मेरा बोलने का मकसद ये है कि जो अडॉप्ट किए थे 1940 और 1952 में, वो भी हमारी पार्लियामेंट थी, वो भी मेरे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट थे, बिकॉज दे वर इलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट, बाय द पीपल ऑफ द इंडिया इन 1952। उसके बाद जितने अडॉप्ट हुए, उसके बाद से ये जो माउंटबेटन प्लान और उसके जो 292 रिप्रेजेंटेटिव्स, इसमें 93 प्रिंसली स्टेट्स भी थे। 292 जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो पूरे ब्रिटिश इंडिया के थे, प्रिंसली स्टेट्स का भी इसके अंदर अडॉप्शन था। सवाल क्या हुआ, जब 1952 का फर्स्ट पार्लियामेंट बैठा तो उसमें जितने लॉज अडॉप्ट हुए उसमें वक्फ एक्ट भी अडॉप्ट हुआ। क्या वक्फ एक्ट एक ही लॉ है जो हमारे पास अवेलेबल है इंडिया में? जी नहीं। इससे पहले एक एक्ट था 1863 का जिसका नाम था द रिलीजियस इंडोमेंट्स एक्ट
to enable the government to divest itself from the management of mosques, colleges, Hindu temples. ये कॉम्प्रहेंसिव लॉ था फॉर ऑल रिलीजन्स। ये था 1863 और इसमें जो प्रॉपर्टीज दिए जाते थे उसके लिए एक एक्ट भी गवर्नमेंट का था, गवर्नमेंट ग्रांट्स एक्ट 1896। इसके तहत जो प्रॉपर्टीज दिए गए, अगर हम उसको देखें फ्रॉम रिकॉर्ड, तो वक्फ को गवर्नमेंट ग्रांट्स एक्ट के तहत भी कभी प्रॉपर्टी ग्रांट नहीं हुई। ये राइट ऑफ गवर्नमेंट था, एक लॉ है जो हमारे राइट्स डिवाइड करता, जो राइट डिसाइड करता अगर मैं प्रॉपर्टी किसी को दूं तो किस किस्म से दूं, और वो सब अलग अलग लॉ है। विल थिंक ओवर ऑन दैट एट सम अदर पॉइंट ऑफ टाइम। ये जो गवर्नमेंट ग्रांट्स एक्ट था, इसके ऊपर सारे लॉ पे से जो सीलिंग थी और उसका कोई वो था, वो हटा लिया गया था। बावजूद इसके हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है कि गवर्नमेंट कोई ग्रांट वक्फ को दी। अलबत्ता ये रिकॉर्ड है हमारे पास कि गवर्नमेंट के ग्रांट्स संस्थानों को हुए, कुछ कब्रिस्तान को हुए और कुछ और रिलीजियस एक्टिविटीज़ के लिए हुए, लेकिन वक्फ पर से फॉर बेनिफिशियल लेजिस्लेशन जो था उसके लिए कभी भी कोई भी जायदाद, प्रॉपर्टी या कोई जायदाद इसकी वक्फ में नहीं आई। ये सारे पस मंज़र के अंदर एक पहली बार जो लॉ आया इंडिया में वो था मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट। वैलिडेशन का मतलब जो मैं विथ माई मेमोरी समझ सका कि जो चीज़ एग्जिस्टिंग है, प्रोफेसर मसूद यहाँ है, आई विल टेक हिज कंकरेंस, IAS साहब हैं और आप सब इंटेलेक्चुअल्स हैं। वक्फ कोई क्रिएट नहीं किया गया गवर्नमेंट के, पार्लियामेंट के एक्ट्स, वैलिडेशन किया गया। हम वैलिडेशन उसी चीज़ को करते जो एग्जिस्टिंग है। 1913 का जो वक्फ एक्ट आया था उसके अंदर ये लिखा गया था कि टू इनेबल अ पर्सन प्रोफेसिंग इस्लाम टू डाइवर्स्ट हिज टाइटल इन द नेम ऑफ गॉड, अल्लाह सुब्हान ताला, और उसके साथ उसके बेनिफिट्स, कुछ उन ज़माने के जो प्रॉब्लम्स थे 1913 के, ज़मींदारी थी और वो थी, तो अपनी प्रॉपर्टी के लिए वक्फ बिल अल्लाह औलाद भी एक कंसेप्ट था, लेकिन बेनिफिशियल लेजिस्लेशन साथ ही साथ था। वो एक्ट आने के बाद फिर सेकेंड एक्ट, उसके लिए बेहतर एक्ट आया फॉर बेटर मैनेजमेंट 1923, 10 साल के बाद। ये एक्ट सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट एंड अथॉरिटी के लिए आया। इसमें कोई डिक्लेयर लॉ के बारे में, शफीकुज़्ज़मान साहब यहाँ पे मौजूद है, ही विल कंकर विथ मी, कि लॉ के बारे में 2 लॉज पार्लियामेंट, एक लॉ है जो डिक्लेरेटरी लॉ है, जो हमारी जायदादों के बारे में है, जो हमारे हुकूक के बारे में, एक लॉ है जो रेसिडेंटरी लॉ है, रेंट कंट्रोल एक्ट है या ऐसे एक्ट। इस लॉ को डिक्लेरेटरी लॉ के तहत नहीं लाया गया। मैं आप लोग से एक बात बोलना चाह रहा हूँ, आई होप आई विल नॉट फेल इन माई एंडेवर इन दिस, कि ये लॉ के तहत पार्लियामेंट के ये लॉ के तहत कोई प्रॉपर्टी वक्फ में आई नहीं। इसको फिर क्या हुआ, 1930 में ये महसूस किया गया कि काफ़ी प्रॉपर्टीज़ हैं टू इनेबल वक्फ टू हैव द, काफ़ी प्रॉपर्टीज़ हैं और उसके बाद उसका कोई लेजिस्लेशन नहीं है उसको मॉनिटर करने के लिए। तो 1930 में एक सिर्फ एक्ट आया जिससे रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, प्रोस्पेक्टिव जिस दिन से लॉ आया, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से में ये लॉ इस वास्ते लाने गए क्योंकि उस पार्लियामेंट को ये मालूम हुआ कि पार्लियामेंट बनने से पहले, इंडिया बनने से पहले भी वक्फ के प्रॉपर्टीज़ काफ़ी हैं और थे। तो इसको मॉनिटर करने के लिए 1930 में रेट्रोस्पेक्टिव किया गया। तो इस 1930 इससे पहले भी वक्फ के प्रॉपर्टीज़ थे, एग्जिस्टिंग थे, जो भी उनके लॉस थे। उसके बाद 1954 में कॉम्प्रहेंसिव लॉ लाया गया जिसके ऊपर काफ़ी उसके सेक्शंस थे, हाउ टू मैनेज वक्फ। हम वक्फ एक्ट फ्रॉम 1913 भी अगर उठा के देखें, या इंडोमेंट एक्ट जो मैं इससे पहले बोला आपको 1863 का भी उठा के देखें, उसमें किसी में भी प्रॉपर्टी कहीं से बाहर से नहीं आई। 54 और 95 के जो एक्ट्स है, दीज आर ऑल इन कंटिन्यूशन टू 1913 एक्ट, और वो सिर्फ मैनेजमेंट के लिए, अथॉरिटी के लिए। बावजूद ये एक्ट आने के वक्फ के प्रॉपर्टीज काफ़ी, वक्फ को लॉस हुआ, माशरे को भी उसका लॉस हुआ।
एक पस मंज़र मेरे पास एक कैलकुलेशन है, मैं आप लोग को दूंगा उसके बारे में कि इसके रॉन्ग इफेक्ट्स क्या हैं। बिल ऑफ 24 वायलेट्स 25, 26, 29। मैं देखा ये बहुत ज़्यादा ये बात डिबेट में आती है। आर्टिकल 25 to 30, आर्टिकल 25 to 30 इज़ अ रिजर्वेशन फॉर वन पर्टिकुलर का, मज़हब का भी हो सकता, रिलीजन का भी हो सकता, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी भी हो सकती। लेकिन मेरे को ये देखना है कि राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट अंडर 26 to 30, राइट टू प्रॉपर्टी इज अंडर आर्टिकल 300 जब मैं प्रॉपर्टी रख सकता हूं और मेरी प्रॉपर्टी मैं किसी किस्म से दे सकता हूं, तो मेरे को जनरल राइट जो इंडिया का सबको राइट है। अब हमारे को एक बात मेरे को आप लोग से थोड़ा शेयर करना है। अगर हम देखना चाहें कि गवर्नमेंट को प्रॉपर्टी कहां से आती, कहीं कोई लॉ नहीं है कि गवर्नमेंट को प्रॉपर्टी कहां से। 1915 का एक रेवेन्यू रिकवरी एक्ट है जिसके अंदर एक सेक्शन लिखा हुआ है कि अगर प्रॉपर्टी किसी की नहीं है तो गवर्नमेंट की। मैं 47 के बाद की बात कर रहा हूं। और ये है एक बोनो वैकेंशिया है कि प्रॉपर्टी कहीं चले गई, लावारिस है, तो उसका कोई तरीका अडॉप्ट करके गवर्नमेंट ले सकती। सवाल अब ऑन पार ये है कि अगर हमको वक्फ का टाइटल देखना है और गवर्नमेंट का टाइटल देखना है, उमूमन हमारा कन्फ्रंटेशन गवर्नमेंट से ज़्यादा है रादर देन द प्राइवेट इंडिविजुअल। ठीक है, उसके इंक्रोचमेंट्स है, वक्फ बोर्ड के अपने खामियां हैं, वक्फ बोर्ड के अपॉइंटमेंट्स हैं। जब सिंपोजियम है तो विल सिट डाउन ऑन अ डिफरेंट लेवल टू डिसाइड अबाउट एंड डिस्कस अबाउट दोज थिंग्स। इस वक्त पे हमारी 25, 29 इसके अंदर एक आ जाता कि 25 में क्या अवेलेबल है। 25 इज़ अ पार्ट ऑफ अ फंडामेंटल राइट गिवन आर्टिकल 13 से 14 से जो 36 तक फंडामेंटल राइट है, उसमें का एक फंडामेंटल राइट है। लेकिन प्रॉपर्टी जो इंडिया में डिफाइंड है वो 300 में है। सबको, पूरी इंडिया को वैसी प्रॉपर्टी है। जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी आज पार्लियामेंट जो है वो कहाँ से आई, उसका भी कोई टाइटल नहीं है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे बैठा हुआ है, उनके पास क्या टाइटल है। ये किसी भी अदालत में हम जाते हैं तो हमको ये कैसा मालूम रहता है कि अदालत की प्रॉपर्टी। ये पस मंज़र उमूमन में देखा जब ये इश्यूज उठते कि इसको क्या करना चाहिए, तो जो लॉज इंडिया में डिफाइन हुए, ऐसा नहीं कि हमारे साथ प्रॉब्लम आया। इंडिया में 1950 में रिपब्लिक हुआ, 1951 में शंकरी प्रसाद का पहला झगड़ा, गोलकनाथ का 1967 दूसरा झगड़ा, ये सारे प्रॉपर्टी के झगड़े। उसके बाद केशव नंदा 1971 जिसमें कंसेप्ट आया अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन 76, मीनारमा, ऐसे काफ़ी कॉन्स्टिट्यूशनल झगड़े सुप्रीम कोर्ट के सामने आए, डिफाइन हुए। मैं लास्ट मेरी सबमिशन ऑन दिस इज ये लीगैलिटी, प्रोप्राइटरी एंड स्टैच्यूट। लीगैलिटी इसकी ये है कि ये प्रॉपर्टी फ्रॉम 13, 23 एंड 30 रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जब आप रिकग्नाइज कर दिए तो प्रॉपर्टी इन एग्जिस्टेंस विद अ टाइटल थी। वी ओनली ब्रॉट इट फॉरवर्ड टू लेजिस्लेट हाउ टू मैनेज द प्रॉपर्टी। टाइटल का कहाँ सवाल है। आप लैंको हिल का भी अगर जजमेंट देखेंगे, इतना हुआ, इत्तेफाक से मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ, आई वॉज द काउंसिल इन हैदराबाद फॉर लैंको। हम लोग जीते थे वो केस, फिर जाके वो सुप्रीम कोर्ट में, तो क्या सुप्रीम कोर्ट में हार गए। आप देखिए वक्फ का टाइटल अपहेल्डेड है, लेकिन हुआ ये कि वो वहाँ के 2 जजेस थे, उनके बाद कभी क्लोज डोर में हम बात करेंगे, तो उन लोग ये बोले कि चूँकि जागीर थी, वो जागीर की जो पैसे देना था दे दो, टाइटल तो वक्फ का ही हुआ। हमारा हमेशा प्रेजेंटेशन जो रहता है उसका तरीका क्या है। मैं एक और बात आप लोग से शेयर करना चाह रहा हूँ बिफोर आई एंड अप। आई एम समझें अपना, मैं इंडिया में देखा बड़ी मॉडर्नाइजेशन इंडिया की होती है। एक नवजोत सिंह तेज, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के बैठे 7-9 जजेस, और इस किस्म की कैटेगरी है जो फेमिनाइनिटी में भी नहीं है, मैस्कुलिनिटी में भी नहीं है, किसी भी मज़हब में। इंडिया में हर मज़हब की रिकग्निशन है। गवर्नमेंट का सिर्फ ये काम है कि दे शुड नॉट सपोर्ट और नॉट सपोर्ट वन रिलीजन। उनका कोई रिलीजन नहीं। इसका मतलब ये थोड़े है कि आप एक रिलीजन के लिए काम करेंगे और दूसरे के लिए नहीं करेंगे। आज के तो गवर्नमेंट तो मंदिर भी बना रहे। मैं आप लोग से बोलना चाह रहा हूं कि एक नवजोत सिंह तेज के केस में LGBT कम्युनिटी, उसमें 8 अलग अलग कम्युनिटीज हैं, उनके बीच में भी जो फेमिनाइन भी नहीं है वहां, आप उनकी ह्यूमन राइट्स की बात कर। सुप्रीम कोर्ट बैठ के बोल रहा है कि नहीं, उनको भी एक तबका मानो। उसके बाद जोसेफ शाइन एक केस है, उसमें वुमेन राइट्स की बात हो रही है। उसमें ये बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट बैठ के कि इत्तेफाक से हमारे लॉज और हमारे
वो डिफरेंट है। तो हमको अभी तक उसका डिफ़िकल्टी नहीं समझ में आई कि औरत चूँकि शादीशुदा है लेकिन मर्द की प्रॉपर्टी नहीं है, शी कैन लिव एनीवेयर विथ एनीबडी एनीवेयर। ये आप राइट एक औरत का रिकग्नाइज करते, जबकि कोई मजहब, टू बी फेयर टू ऑल द रिलीजन्स, उसको नहीं मानता। इस लेवल तक सुप्रीम कोर्ट जा सकता है कि टू प्रोटेक्ट द राइट। तीसरा जो है, अयप्पा में कुछ एक साइकिल है लेडीज़ का, साइंटिफिक साइकिल है, उसके बारे में भी जो चीज़ें हैं वो डॉक्टर्स जाने या कोई स्कॉलर्स जाने, उसके बारे में बोलते कि नहीं आप उनको मंदिर में जाने दो। मेरा प्रश्न ये है कि ये सब सवाल हिजाब पे क्यों नहीं आया? इन सब लोगों को, जो अनएक्सेप्टेबल लोग हैं, उनके लिए राइट है। तो क्या राइट ऑफ प्राइवेसी 1963 में 50 में जो एक जजमेंट था एडीएम जबलपुर, उसको पुट्टास्वामी में आप लोग सेटिसाइड करें और राइट टू प्राइवेसी रिकग्नाइज करें, तो क्या हिजाब, जब एक आदमी को नंगा रहने का हक है तो एक आदमी को कवर करने का हक नहीं है? राइट टू प्राइवेसी में नहीं है, वो 45 और 30 में क्यों आ जाता? इट इज़ ओनली मैनेजमेंट है। क्यों हमारा ये प्रेजेंटेशन नहीं हो सकता? हम क्यों ये नहीं बोल सकते कि पूरी बीचेस पे नंगे, क्या चीज़ हमसे छुपी हुई है? इंडिया में क्या नंगा पर, यहाँ क्या उरियानी नहीं है, क्या किस्म के पिक्चर्स आजकल आ रहे हैं, क्या किस्म की हमारी इंटरनेट्स अवेलेबल है? तो क्या किसी को मुंह पे कपड़ा रखने का हक नहीं है? जब कोविड आ जाता तो पूरे मर्दों को बुर्खा पहनने का और हिजाब करने का हक आ जाता। क्यों? इस वजह से कि आप बोल रहे हो सही है। मैं एक चीज़ और करके देखा, जो हमारे पास प्रॉब्लम है इन चीज़ों का, उसका रीजन और उसका वो ये है कि उमूमन मैं देखा हम बड़े कंसर्न रहते अबाउट द फॉरेन कंट्रीज, लेकिन मैं उसके बारे में एक चीज़ देखा कि देयर सोसाइटीज आर स्ट्रॉन्गर देन द स्टेट्स। आप अमेरिकन इलेक्शन या किसी इलेक्शन को उठा के देख ली, हमारे पास प्रॉब्लम है। आज एमएलए साहब मेरे पाँव पड़ते रहते, कल मैं एमएलए साहब का पाँव पड़ते रहता हूँ। इस किस्म की जो पेट्रियार्की है, इस किस्म की जो लीगैलिटी के नाम पे पेट्रियार्की है, हमको एज देखिए इतने इंटेलेक्चुअल्स हमारे पास बैठे हुए हैं। मैं हर बार एक बात गौर करके देखा, जितने लोग इस हॉल में बैठे हुए, परहैप्स एक्सेप्ट मी, सब सक्सेसफुल लोग हैं अपनी ज़िंदगी में, लेकिन जब हम एज अ माशरा आ जाते हैं तो फिर हम क्यों फेल हो जाते? कम्युनिटी, मेरे को जो जहाँ तक मालूम है, जितनी मेरी लिमिटेड, इतने स्कॉलर्स हैं, मेरे को डर हो रहा बात करने, लेकिन जब मैं देखा हिस्ट्री तो रोमन्स थे, बाइजेंटाइन था, पर्शिया थी, आर्मीनियंस थे। जहालिया के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब सुन्नत आई तो सबसे पहले इक्वालिटी आई, राइट टू प्रॉपर्टी आई, जस्टिस सिस्टम आया, पुलिस आया, मिलिट्री आई, टैक्सेशन आया, एंड राइट टू इक्वालिटी आई, राइट टू डिग्निटी आई। रोमन्स के पास कहाँ थी? आप हिस्ट्री मेरे को बता दीजिए। पर्शियंस के पास कहाँ थी? माइट इज द राइट का रूल था, लेकिन इक्वालिटी कहाँ से आई? उसके बावजूद अगर हमको ये चीज़ देखना है तो मेरे हिसाब से वील हैव टू पुट डाउन आवर हेड्स, वील हैव टू पुट डाउन आवर शोल्डर्स। लॉ बन जाने से इट्स नॉट अ डिवाइन लॉ। एग्रीकल्चरल लॉ वापस नहीं गया। अब जो नया आईपीसी है उसके अंदर जब 324B एक्सीडेंट के ऊपर जब ये ड्राइवर्स सबके सब बाहर निकले तो उन लोग उसको विड्रॉ कर लिए। मेरा पूछना ये है कि पार्लियामेंट जो है, आई एम एंडिंग अप 2 मिनट्स, पार्लियामेंट जो है वो हमारी इलेक्टेड लोगों की है या कोई मुसल्लत हमारे पे किया गया? हम इलेक्ट करते हैं, दे आर रिप्रेजेंटेटिव, लीगली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट के तहत है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के एक्ट के तहत है। अब आप एक बात बोलिए, मेरे कितने, हम सब के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, हम जिसको तनख्वाह देते हैं, हमारी मर्जी के बगैर काम नहीं करते। ये कैसा हो जाता है कि 540 लोग बैठ के जो बात कर दे रहे वो सही हो जा रही, और हम पे मुसल्लत सिर्फ एक ऐसा तबका है इंडिया में जो हमेशा मुसल्लत हो जाता है, और हम ये सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। लीगैलिटी इज नॉट अबाउट एक्सेप्टेबिलिटी, लीगैलिटी इज अबाउट परसिवियरेंस, legality is about resilience, legality is about conferring your right on yourself, telling the people this is our right, we want this right. Thank you for listening to me. Khuda Hafiz.